तो प्रभात आप सभी को। आज हम हिंदी गद्य खंड का बछेंद्री पाल जी का यात्रा संस्मरण एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप बछेंद्री पाल के बारे में जान लीजिए। बछेंद्री पाल भारत की पहली ऐसी महिला पर्वतारोही थी जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया, एवरेस्ट पर सबसे पहली चढ़ाई की। बछेंद्री पाल जी का जन्म सन 1954 में उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था। एक बहुत ही साधारण से परिवार में हुआ था और अपने इस साधारण से परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने कई चुनौतियों को पार करते हुए अपनी बेसिक और अपनी उच्चतर शिक्षा पूरी की। लेकिन बछेंद्री जी के मन में सदा से ही पर्वतों को लेकर एक विशेष लगाव रहा। वो हमेशा से चाहती थी कि काश मैं एक बहुत अच्छी पर्वतारोही बन जाती। बचपन के दिनों को याद करते हुए वो बताती हैं कि मेरा भाई मुझे अक्सर चिढ़ाता था। उसे ऐसा लगता था कि शायद पर्वतारोहण महिलाओं के लिए बना ही नहीं है। लेकिन लेखिका को इस बात को साबित करना था कि इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कि महिलाएं नहीं कर सकती। और इस तरह से शुरू होती है बछेंद्री जी की एवरेस्ट एक शिखर यात्रा, जिसे अंत में वो पूरा करके उन्होंने अपना नाम भारत ही नहीं बल्कि विश्व के महानतम पर्वतारोहियों में उनकी गणना की जाती है। आइए हम अब इस पाठ का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि इस यात्रा संस्मरण में, इस यात्रा वृत्तांत में बछेंद्री जी क्या क्या बताती हैं। इसमें उन्होंने जो जो समस्याएं यात्रा के दौरान महसूस की, जो जिन चीजों का सामना किया, चाहे वो समस्याएं शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, इन सारी बातों का वर्णन जो है उन्होंने अपने इस लेख में किया है, जिसे हम जानने की कोशिश करते हैं। और मैं अब आपके समक्ष जो है स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से बछेंद्री जी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। यहां से हम देख सकते हैं कि बछेंद्री जी कहती हैं कि एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। बेस कैंप क्या होता है? बेस कैंप वो होता है जहां पर जब आप एक निश्चित दूरी, जब हिमालय पर्वतों पे जब चढ़ाइयां आप करते हैं, तो बेस कैंप वो होता है जहां आप एक निश्चित दूरी और समय अंतराल के बाद जाकर आराम करते हैं और वहां से आप अपने आगे की यात्रा का जो है विचार करते हैं, उसकी उसकी प्लानिंग, उसकी योजना बनाते हैं। उसे हम बेस कैंप कहते हैं। सो बेस कैंप को दुरुस्त करने के लिए, बेस कैंप को अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए एक और जो दल था वो पहले ही वहां पहुंच गया था। और जो हमारा दल था ये 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए निकल पड़ा था। जब हम नमचे बाजार, शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है, यानी जो नेपाल में पड़ता है। अधिकांश शेरपा क्या होते हैं? शेरपा वे लोग होते हैं जिन्हें पहाड़ी क्षेत्रों का बहुत ही ज्यादा ज्ञान होता है। उन्हें घाटियां, उन्हें रास्ते, उन जो है वादियों से उन निकलना, किधर जाना है, कैसे जाना है, या ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से शेरपा वहां के जीते जागते जो है कंपास होते हैं, जिन्हें कंपास हो सकता है धोखा दे दे, लेकिन शेरपा एक ऐसे प्रशिक्षित लोग, व्यक्ति होते हैं वहां की जो पर्वतीय क्षेत्रों के नेपाल के, जिन्हें पहाड़ों पर और पहाड़ों के ज्ञान के संबंधित क्षेत्रों में उन्हें हरा पाना नामुमकिन है। तो अधिकांशतः जो शेरपा होते हैं वो इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को नमचे बाजार से देखा, जो नेपालियों में
सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। यानी नेपाली लोग एवरेस्ट नहीं कहते, एवरेस्ट पर्वत को वो लोग सागर माथा कहते हैं। सागर माथा यानी कि समुद्र का सिर। वहां की जो है शाब्दिक अर्थ में सागर माथा का ही मतलब होता है और वो एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। मुझे यह नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल, जिसे हम प्लूम कहते हैं, देखा। वो फूल नहीं होता, वो क्या होता है, बर्फ का, एक बर्फ की जो बारीक जो कण होते हैं, बारीक जो चादर होते हैं, तो वो एक दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है क्या है कि वो एक ध्वज जैसा या एक शिखर पर एक जो है चादर जैसा प्रतीत होता है, जिससे जो है कि वहाँ के लोग लोकल लैंग्वेज में प्लूम कहते हैं, लेकिन एक बर्फ के फूल जैसी उसकी संरचना थी, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज जैसा लग रहा था, एक झंडे जैसा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था और बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। यानी यहां पर आकर बचेंद्री पाल जी को यह पता चल चुका था कि जितना आसान और सुगम मैंने सोचा था कि एवरेस्ट पर चढ़ना होगा, ये उतना आसान नहीं था। क्योंकि सभी को पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में और खासकर एवरेस्ट पर कब मौसम कैसा बदल जाए, किस रूप में बदल जाए और क्या-क्या चुनौतियों और खतरों का अचानक से पिटारा हमारे सामने खुल जाए, ये हमें ज्ञात नहीं था। लेकिन फिर भी भई मेरी तो जिद थी कि मुझे एवरेस्ट पर चढ़ना है तो चढ़ना है। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, पेरिस क्या है कि जब आप बात करते हैं एवरेस्ट की, तो एवरेस्ट को चढ़ने के लिए बहुत छोटे-छोटे कई दूरियों में बांटा गया हुआ है और यहाँ एक सफल पर्वतारोही वही होता है जो कि इन समस्त दूरियों को पार करते 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 अंत में उसके सबसे अंतिम चोटी पर पहुंच जाता है, जो सबसे कठिनतम और दुष्कर कार्य है। और बहुत से पर्वतारोही जो सिर्फ खेल खेल के और मजे मस्ती के लिए आते हैं, वो एक दो पॉइंट्स पर जाने के बाद वापस चले आते हैं, उनकी हिम्मत जवाब दी जाती है, क्योंकि एवरेस्ट के साथ मजाक करना सीधे अपनी जान के साथ खेलने जैसा होता था। यहाँ आगे बचेंद्री पाल जी कहती हैं कि हमें हिमस्खलन यानी बर्फ कब खिसक जाती थी, उसके कारण हुई एक शेरपा कूली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। यानी कि अभी यात्रा की शुरुआत नहीं हुई, उससे पहले ही एक हमें बुरी खबर मिली कि हिमस्खलन से एक शेरपा कूली की मृत्यु हो चुकी है। खुम्बु हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। ये सारे पॉइंट्स के नाम है जिनको वहां के लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में उस पॉइंट्स का नाम दिया गया है। और वहां बर्फ खिसक जाने से जो है 16 शेरपा कूलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। यानी कि ये यात्रा, ये चढ़ाई जितनी आसान दिख रही थी उतनी आसान नहीं थी। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। कि भाई आपका ये डिसीजन लेना, ये निर्णय लेना ही कि हाँ भाई हमें एवरेस्ट चढ़ना है, तो आप इसके होने वाले प्रतिकूल प्रभावों के लिए भी सदा सर्वदा के लिए तैयार रहिए कि थोड़ा सा मजाक और आपकी जान
पर कभी भी बन सकती है। यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं, तभी आप इस शिखर यात्रा में अपने कदम बढ़ाइए, अन्यथा अपने घर रहिए और दूर से ही उसके नज़ारों का लुत्फ़ उठाइए। उपनेता यानी जो हमारे जो द्वितीय कमांडर थे, द्वितीय जो नेता थे, जो इसको इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद जो थे, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए और उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। यानी वो दल जो बचेंद्री पाल जी के जाने से पहले ही रवाना हो चुका था, उस दल ने ही सबसे पहले खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया कि भाई, उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता हमने साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। यानी यहां अग्रिम दल का क्या कार्य था? कार्य ये था कि जो मुख्य जो पर्वतारोही थे, जो प्रथम बार चढ़ना चाह रहे थे, पहली बार, उनको पहले से ही सूचित कर देना कि रास्ते में क्या-क्या समस्याएं आने वाली हैं और सबसे जो पास का और आसान क्या रास्ता होगा, उसका चयन भी अग्रिम दल के नेताओं को ही करना होता था। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं अचानक से नेपाल पहुंचकर काठमांडू पहुंचूं और सीधे एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने की आपको अनुमति मिल जाएगी और आप चढ़ भी लेंगे, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात कि आपको इसके लिए बहुत कड़ा प्रशिक्षण चाहिए होता है। ये पूरा का पूरा एक टीम वर्क है। इसमें पूरा एक जो है संगठन का नेतृत्व और उसके फैसले बहुत ही मायने रखते हैं। तो प्रेमचंद जी ने हमें पहले ही बता दिया था कि हमने रास्तों को साफ कर दिया है, पुल भी बना दिया है और झंडियों से रास्तों को चिन्हित कर दिया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। यानी अपने जानने में तो हमने आपका रास्ता सब कुछ सही कर दिया, लेकिन अगर ऊपर के पहाड़ी इलाकों में फिर से बर्फबारी या फिर बर्फ का स्खलन हुआ होगा, तो हम ये नहीं तय कर सकते कि भाई वाकई में वो रास्ता अभी भी चालू होगा या नहीं होगा। हो सकता है हमें ये काम दोबारा करना पड़े। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, क्योंकि हमारी शुरुआत ही बहुत दुखद थी। शुरुआत में ही एक शेरपा कूली की मृत्यु हो चुकी थी और अब दूसरी मृत्यु एक रसोई सहायक की हो चुकी थी। तो इस तरह से हमारे ऊपर मानसिक रूप से बहुत बड़ा दबाव हमारे ऊपर चला आ रहा था कि क्या वाकई में हमें यात्रा करनी चाहिए अथवा नहीं करनी चाहिए। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहाने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थीं और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदलने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। यानी यहाँ पर लेखक क्या कह रही है कि भाई हिमपात कब शुरू हो जाए और हिमपात से कब जो है चट्टानों में, बर्फ से ढकी चट्टानों में दरार आ जाए, ये सोचना ही मेरे लिए बहुत भयावह था। मुझे बहुत डर लग रहा था और इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात
लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। यानी कि हमें जो है बर्फ का, हिमपात का और जो है हिमस्खलन का सामना करना ही पड़ेगा और इसमें इस बात की कोई भी जो है विश्वसनीयता नहीं है कि किस प्रकार से तूफान कब कितना ज़्यादा हो जाए, कब हमारा बेस कैंप भी पूरा बर्फ की चादरों में ढक जाए, इस बात का कोई हमें जो है अंदाज़ा नहीं था। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। हमारी एक सहयात्री थी डॉक्टर मीनू मेहता। उन्होंने हमें एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। यानी कि बेटा आप ये जान लीजिए कि हिमालय पर चढ़ना सिर्फ एक रोमांच ही नहीं है, इसके लिए बस आपका मन नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको तन से भी, शारीरिक रूप से भी बहुत ही सबल और स्वस्थ होना चाहिए। यदि आप तन और मन दोनों से ही निरोग नहीं है तो इस प्रकार की यात्राएं ये आपके लिए किसी आत्मघाती यात्रा से कम नहीं होगा। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चल रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप को दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिला। यानी कि जब हमने वॉकी टॉकी से सूचित किया खुल्लर जी को कि सर हम जो है बेस 1 पर पहुंच चुके हैं, तो वो बहुत खुश हुए कि यानी ये महिलाएं जो हैं पुरुषों के मुकाबले बहुत अच्छा कर रही हैं। और जो अंग दोरजी था, लोपसांग और गगन बिस्सा ये अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यानी जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो भी अग्रिम जो सदस्य थे, वो उनका काम था पहले से जाकर चीजों को व्यवस्थित कर देना। और जब उन्होंने चीजें पूरी जो है व्यवस्थित कर दी, तो ये एक संतोषजनक प्रगति थी कि चलो भाई ठीक है, अगर इस हिसाब से चलता रहेगा तो हम अंत में एवरेस्ट के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाएंगे। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बात की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया मतलब होता है नई नई शुरुआत करने वाली, मुझे अभी कोई विशेष ज्ञान नहीं है और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग जो थे वो हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। यानी कि जितना आसान आप समझते हो कि हाँ एक ही बार में हम चढ़े और सीधे पहुंच गए, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मौसम इतना भी खराब हो जाता है, हम शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी बार भी टूट चुके होते हैं कि अंतिम पॉइंट पर पहुंचकर भी बहुत से लोग सबसे अंतिम चोटी पर पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और वो अक्सर वापस लौट आते हैं। तो चूंकि ये पाठ काफी बड़ा है, हम इसको 2 भागों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम एक और पैरा हम पढ़ना चाहेंगे ताकि जो है इसके इस विस्तृत स्वरूप को थोड़ा सा कम किया जाए। तो यहाँ पर जो है मेरे सहकर्मी ने, मेरे साथी ने मुझसे कहा कि भाई तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, यानी कि तुम, पहली बात पर्वतीय लड़कियां कैसी होती हैं, वो शारीरिक रूप से बहुत ही स्वस्थ होती हैं, मजबूत होती हैं, जिन्हें पता होता है कि इन दुर्गम दुष्कर पहाड़ियों में कैसे चढ़ा जाता है, इस विकट परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम में कैसे लड़ा जाता है, ये उन्हें पता होता है। 15-16 मई
1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए सुंदर रंगीन नायलिन के बने तंबू के कैंप 3 में मौजूद थी। कैंप में 10 और व्यक्ति भी थे। लोब्सांग तशारिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबू। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही साथ एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लहोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। यानी बर्फ का बहुत बड़ा ढेर लग गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी, लेकिन एक आश्चर्य यह भी था कि किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। यानी इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप निर्भय होकर सो भी नहीं सकते। आपको स्वयं नहीं पता है कि हिमालय का कौन सा विकराल स्वरूप, कौन सा उग्र स्वरूप किस समय आपको देखने को मिल जाए, ये आपको पता नहीं चल सकता। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि किस प्रकार से बछेंद्री पाल अपने मार्ग में आने वाली चुनौतियों को देख रही हैं, चुनौतियों को महसूस कर रही हैं और हमें ये बताने की के लिए वो कटिबद्ध हैं कि प्यारे बच्चों, अगर आपका भी स्कोप, अगर आप भी चाहते हो कि आप एक सफल पर्वतारोही बनो, तो आपको सिर्फ जो है शारीरिक रूप से सक्षम नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सक्षम होना पड़ेगा। इसके आगे के पाठ को हम अपने जो है अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आज का पाठ हम यहीं पर रखते हैं। इस पाठ से संबंधित अगर आप किसी प्रकार के डाउट हो तो आप पूछने का कष्ट करें। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ हो चुकी है। आपका अगर कोई समस्या हो तो अब आप पूछ सकते हैं। इतना लेट आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक आपको जो है करीबन 10:50 या 52 पर मैंने भेज दी थी, लेकिन आप लोग 11:30 बजे, 11:45 बजे इस तरह से लिंक ज्वाइन करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? यश निकम, कहाँ थे? नयन भी अभी दिखाई दे रहे हैं, सूर्यन। कुछ बच्चे तुरंत ज्वाइन करते हैं और कुछ बच्चों को इसे लगता है कि याद देना पड़ता है कि भाई आज क्लास है। तो इस प्रकार का आप व्यवहार आचरण मत रखिए। आप स्वयं जो है आप स्वयं जो है इस बात का ध्यान रखिए कि हमें पढ़ना है, तो ये आपको हमें याद दिलाना चाहिए। लेकिन ये जो है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आप एक तो सभी अच्छे से ज्वाइन कर नहीं रहे और इसका कोई सकारात्मक जो प्रत्युत्तर है आप दिखा नहीं रहे। तो ठीक है, इस पाठ का आप पुनर्अध्ययन अपने घर पर करिए और जानने की कोशिश कीजिए कि बछेंद्री पाल को आगे आगे क्या क्या समस्याएं हुई। आप उनके जो है व्यक्तित्व के बारे में और जानने की कोशिश कीजिए और बाकी का लेख जो पाठ है वो हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं अब क्लास को ओवर कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो आपके कठिन शब्द होंगे वो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो क्लास में ऑफ करूं? ओके, तो समय से ज्वाइन हो जा करिए सभी लोग। आप अगर समय से ज्वाइन नहीं होंगे तो आपके लिए क्लास रुकेगी नहीं। ठीक है, बाय, टेक केयर।